फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर, सारा का सारा मुनाफा, सारा प्रॉफिट मेरा है, मैं किसी के अंदर शेयर नहीं करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो अकाउंट्स होते हैं जो समराइज फॉर्म में दिए जाते हैं। जर्नल एंट्री बहुत मोटी होती है, बहुत सारी है, पूरे साल की जर्नल एंट्री को देख के हम उसकी इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट हम नहीं बता सकते। फिर हम उसके बाद लेजर बनाते हैं, उससे भी नहीं बता सकते। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंसेस से ही हम क्या बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साथ में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हमें क्या बताता है? हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कि हमने कितना कमाया, इसलिए इसे कौन सी स्टेटमेंट कहा जाती है? इनकम स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है इसको? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी औकात, हमारी स्टेटस कि हमारे एसेट्स कितने हैं और हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, कितने हमारे पास अपने एसेट्स हैं और कितनी हमारे पास पेंशन अवेलेबल है जो हमें बाहर पे करनी है, चाहे इंटरनल लायबिलिटी हो या एक्सटर्नल लायबिलिटी हो। इसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, राइट। फिर हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट से और पीएल अकाउंट, ये एक ही अकाउंट है। हम इसे पढ़ेंगे दो पार्ट में, बट इट इज वन सिंगल अकाउंट। कई लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लेते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में हमने क्या फर्क पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट वो बनाता है जो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या किसी से सामान ले रहा हो, लिया, बना बनाया और फिर बेच दिया। इफ यू रिमेंबर, मैंने जो व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा था जो सिर्फ और सिर्फ रोनिक सर ने ही सोल्यूशन भेजा था और किसी ने उसको सॉल्व करने की भी जहमत नहीं उठाई, जहमत नहीं, अक्षत ने भी ट्राई किया था, दो वो सारा गलत था, बट ही ट्राइड, एप्रिशिएशन इज देयर, डन, एप्रिशिएट किया तो डन। लेकिन औरों ने तो, इन दोनों ने एफर्ट्स तो करे, कंसिडर तो करा, और सब इतने बिजी हैं कि उन्होंने कंसिडर करना उचित नहीं समझा। अच्छा, उसके अंदर पता क्या था, उस क्वेश्चन से पता चल रहा था कि किसी ने शॉप लगा रखी है और वो बाहर इंपोर्ट से सामान ले रहा है, बाहर कहीं से इंपोर्ट करा रहा है, सामान आ रहा है वो शॉप पे, फिर उनको सेल कर रहा है। तो उसने ट्रेडिंग अकाउंट में, उसकी फैक्ट्री तो है नहीं, उसकी शॉप ही है, तो जो शॉप पे खर्चा होएगा और जो शॉप तक आने में जो खर्चा हो रहा है, उस रॉ मटेरियल को खरीदने में जो खर्चा हुआ, उसको कैरेज या कस्टम ड्यूटी पे करने में, और शॉप का, उसके अलावा जो खर्चा हो रहा है दैट इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो उस गुड्स को, अच्छा सर्विसेज अगर कोई दे रहा है, आई एम प्रोवाइडिंग गुड, आई एम प्रोवाइडिंग, देन आई विल नॉट गोइंग टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट। मेरी क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा? मेरा पीएल अकाउंट ही बनेगा, डायरेक्ट। समझ आया? अब ट्रेडिंग अकाउंट का किसी को फॉर्मेट याद है? लास्ट टाइम अभी हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्या फॉर्मेट होते हैं, कोई याद है? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना शुरू करो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना शुरू करो। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज एन अकाउंट, ये क्या है? इज बैलेंस शीट इज एन अकाउंट? इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करना, कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? पर्टिकुलर रुपीस। वाओ, मैं बताऊं, फॉर्मेट सीआर, लेफ्ट साइड पे डेबिट, राइट साइड पे क्रेडिट, एज इट इज अकाउंट, ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, चैप्टर 6 में ना हमने 3 टाइप के अकाउंट पढ़े थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, याद है किसी को? यस मैम। तीन अकाउंट के नाम मैंने याद करा दिया, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ये बनता है हमारे नॉमिनल और वो पर्सनल अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? टेस्ट में आया था ना। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ
nominal account. It's not a real account, it's not a personal account, it's a nominal account. Done? तो चलो अब particular rupees. क्या कोई भी गलती बता सकता है? मैंने इसमें एक गलती करी है. पर्टिकुलर मैं बताऊंगा. हाँ. आपने पर्टिकुलर्स नहीं लिखा. Shut up. ऐसे रहेगा. जल्दी बताओ. Trading for the करेक्ट. ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड तारीख. राइट? एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड. बैलेंस शीट लिखते हैं एज ऑन दिस और ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड. क्या कोई मुझे इसका डिफरेंस बता सकता है? क्योंकि ये ईयर के एंड में बनता है. वाह. सुनो, फॉर द ईयर एंडेड मतलब हेलो, बैलेंस शीट हम किसी भी दिन बना सकते हैं. बैलेंस शीट का मतलब होता है आज के दिन बैलेंस शीट इतनी है, आज के दिन इतनी पोजीशन है, बैलेंस शीट एज ऑन दिस. बट ट्रेडिंग अकाउंट ना उस दिन का नहीं बताता, पूरे साल के जो खर्चे हुए हैं, तो तुमने रेवेन्यू आया है फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे साल को समराइज करके बता रहा है. बैलेंस शीट अगर मैं चाहूं हर महीने अपनी बना सकती हूँ. भाई मेरी आज के टाइम में बैलेंस शीट इतनी है, तो बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं एज ऑन दिस मींस द पर्टिकुलर डेट, और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 कि भाई पूरे साल हमने कर लिया. और ये एग्जाम्पल. डन. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक. डन. ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखते हैं? टू परचेज. यहाँ पे कौन से परचेजेस लेते हैं? नेट परचेजेस. purchase. नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है तमन्ना? सारा कुछ प्लस माइनस कर लो, जो आंसर आए वो लिखेंगे. मतलब परचेज के अंदर अगर आपने मान लो परचेज रिटर्न माइनस कर रखा है, मान लो कोई आपने ड्राइंग कर रखी है गुड्स की, मान लो आपने कोई चैरिटी दे रखी है, जो भी है सारा कुछ कर लो सॉर्ट और फिर यहाँ आंसर कर लो. अब परचेज रिटर्न वर्ड तो सबको पता होता है, परचेज रिटर्न तो सबको वर्ड पता होता है, लेकिन रिटर्न परचेजेस नहीं पता होगा. रिटर्न आउटवर्ड जब बोला जाता है तो क्या होता है? इसको फोन को साइड में रख दो जाते, जो भी इंपॉर्टेंट है. हाँ मेरे को 7 बजे जाना है, तो उसकी मम्मी से बात कर रहा था. ठीक है, फिर वो कैरी ऑन करो क्लास के बाद, हम बाद में कैरी ऑन कर लेंगे. परचेज रिटर्न माइनस होता है. परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम क्या होता है? एडजस्टेड परचेज. सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड. क्या बोलते हैं हमसे? रिटर्न आउटवर्ड. अब पता है दिक्कत क्या है? हम ना एक मान लेते हैं सारे इनवर्ड्स यहाँ आएंगे और सारे आउटवर्ड्स पीएल में आएंगे. ये तो गलत चीज है. तो क्या होता है भाई? इनवर्ड सारे इनवर्ड्स मतलब जो भी परचेज के ऊपर किराया दे रखा है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, ये सब इनवर्ड वाले. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड नहीं. रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड आर द दूसरा नेम ऑफ सेल्स रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न. डन. समझ आया? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आते हैं? टू. ऐसे क्या होता है? कंटिन्यू करूं या पढ़ लोगे? क्या आते हैं यहाँ पर सारे? तूने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस. क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस. और डायरेक्ट एक्सपेंस किस चीज को कहते हैं? जो उसकी प्रोडक्शन में खर्चा हो रहा हो, जो उसको मैन्युफैक्चर में खर्चा हो रहा हो, जो उस फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हो रहा हो. फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा आएगा वो ट्रेडिंग में, और ऑफिस से रिलेटेड खर्चा आएगा तो पीएल में. वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. इसके अंदर हमें सिर्फ ये याद रखना है कि फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो रहा है, या प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग तो सही ठीक है, अगर मान लो मैं मैन्युफैक्चर ना करके मंगवा रही हूँ, वो वहां से ऑर्डर से चलने तक, यहाँ तक जो बीच में खर्चा हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. इसमें हमने थोड़े बहुत डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़े थे. टू
वेजेस आर दिहाड़ी, जो पर डे के हिसाब से दी जाती है, कि ठीक है, मतलब जो फिजिकल वर्क के हिसाब से दी जाती है। और सैलरी मेंटल वर्क के हिसाब से दी जाती है, मेंटल एबिलिटी के हिसाब से दी जाती है, जो पीएल में आती है। तो वेजेस यहाँ आएगी और सैलरी पीएल में आएगी। टू वेजेस, टू रेंट, अगर फैक्ट्री रेंट है तो यहाँ, और अगर सिर्फ रेंट लिखा है ना तो इट इज गस्टेड, वो सैलरी, वो पीएल में ही आएगा। जो भी चीज मेंशन्ड है तो हम इसमें डालेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हुआ है तो वो पीएल में डलेगा, रेंट लिखा हुआ है तो वो पीएल में डलेगा। अगर स्पेसिफाइड कर दे कि ये बिजली का बिल जो है वो फैक्ट्री का है, ये जो रेंट है वो फैक्ट्री का है, अगर मेंशन कर दे तो ट्रेडिंग में आएगा, नहीं तो नहीं। अदरवाइज क्या एज्यूम किया जाता है कि सारा पीएल में जाएगा, मेंशन होना चाहिए। जैसे कि कैरेज लिखा हो तो कैरेज इनवर्ड माना जाएगा, आउटवर्ड नहीं। समझ, वही तो बता रही हूं ना, इनवर्ड। डन। टू कैरेज, टू ऑफिस रेंट। अभी तो बोला ऑफिस रेंट कैसे आ जाएगा यार फैक्ट्री की? अभी मैं क्या बोल रही हूँ? फैक्ट्री रेंट, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि पावर, फ्यूल, कोई भी इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, टू फैक्ट्री रेंट, बोल तो कार्टेज। इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ है भाई। अच्छा, फैक्ट्री रेंट एक इसमें एक और वर्ड यूज होता है, कार्टेज पेड फॉर परचेज। कार्टेज पेड फॉर परचेज, करेक्ट। और कार्टेज पेड फॉर सेल्स, वो पीएल में चले जाएगा, क्योंकि परचेज ही यहाँ लिख रहे हैं, उसको सेल्स को बेचने के लिए नहीं। अरे यार हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम सैंपल्स दे रहे हैं, खर्चा है ना, बट वो तो हम बेचने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ना। जो बेचने के लिए हमारे खर्चे हो रहे हैं वो पीएल में। तो अगर कार्टेज ऑन परचेजेस है वो यहाँ, कार्टेज ऑन सेल्स है वो यहाँ। यस, कार्टेज ऑन परचेज में परचेज का तो ऐड करके लिखना अलग से। अलग है बेटा, अलग, कोई ऐड नहीं होगा। परचेज और सेल में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट सिर्फ क्या, जेन्युइन डॉक्टर है। जैसे अगर फैक्ट्री में अगर कोई अनहैपनिंग हो गई, मतलब फॉर एग्जांपल हाँ हाँ बोल, आग लग गई तो आग लगा जा फटाफट। हाँ, सभी मतलब आग लग गई और मशीन भी टूट गई, तो चलेगी नहीं। मशीनरी पहली बात तो ना ट्रेडिंग में आती है ना पीएल में आती है। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और वो बैलेंस शीट में हमारा इफेक्ट आएगा। डन, वो इसमें नहीं आएगा। डन, चलो कोई बात नहीं। डन, स्टॉक चल गया तो वो भी है बैलेंस शीट। अरे तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। चलो गाइस, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट खर्चा, तीन ही चीज आएंगी। इस तीन चीज के अलावा कुछ आएगा यहाँ पर? तीन चीज के अलावा कुछ आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस एंड टू डायरेक्ट खर्चा। यहाँ पर क्या आएगा? बाय सेल्स। कौन सी सेल्स? नेट सेल्स। कौन सी सेल्स? नेट सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? सेल्स रिटर्न। और फिर यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसमें और सुन लो, लिखो, लिख रहे हो ये क्लोजिंग स्टॉक बाहर में ही। साथ साथ लिख लो ना। जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसको हॉट पॉइंट्स करके नहीं लिखा जा रहा ना, क्योंकि तुम तो चिट्ठी हो, रजनीकांत तो सब छप जाता है। जो बता रही है मैडम, ठक 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 फटाफट फीड हो रहा है। मैम नो नीड टू राइट, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। हमने रजनीकांत को टक्कर देनी है। अब क्लोजिंग स्टॉक का एक पॉइंट लिखो, जहां पर ये बना रहे हो वहां पर ऐसे ना पॉइंट्स बना लो। जो बोल रही हूँ ना, जो तुम्हें अभी कंसीडर नहीं कर रहे, वही पेपर में आएगा। और फिर बोलना मैम पढ़ाया था ये, बोलना। डाउट है मैम, हम सबका डाउट है। जैसे फैक्ट्री में आग लग गई, आप बोलते हैं मेरे अकाउंट में 22 है। लिखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक में पॉइंट लिखवा रही थी। व्हाट इफ, चलो व्हाट इफ नहीं, सीधा लिख लो। इफ टू वैल्यूज आर गिवन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मींस मार्केट वैल्यू and the book value.
value which is less. लिखो इफ टू वैल्यूज, अगर दो वैल्यू दी जाए, मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इतना है और हमारी बुक वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक इतना है, चाहे कोई कितना भी हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट वैल्यू लेंगे या हमेशा बुक वैल्यू लेंगे। अगर टू वैल्यूज आर देयर इन द क्लोजिंग स्टॉक देन वी विल टेक व्हिचएवर इज lowest लेस, व्हिचएवर इज लेस, अच्छा जो कम होगी है प्रूडेंस प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से व्हिचएवर इज लेस। अगर मार्केट वैल्यू लेस है तो मार्केट वैल्यू कम वाली लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, और अगर बुक वैल्यू लेस है तो वो लिखेंगे। if two values are given market value of closing stock or book value If two values of closing stock is given then whichever is less should be considered। दो वैल्यू देते कौन सी है कोई भी जो भी कोई भी दी हो, दो ही दी होगी, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, इनमें से whichever is less होगी वो हम कंसीडर करेंगे। डन बाय क्लोजिंग स्टॉक। इतनी बात समझ आई? यस एक स्क्रैप वाली चीज भी बताई थी, अगर सेल ऑफ Scrap sale. वो पता है कब आती है? 1% आती नहीं है, बट मैंने बता दिया टू बी ऑन द सेफर साइड कि वो स्क्रैप अगर दिख रहा है तो यहाँ आएगा। डन, क्योंकि वो भी तो सेल्स का ही पार्ट है तो हमने वहां लिख लिया। अब जो यहाँ टोटल आएगा और जो यहाँ टोटल आएगा, इधर हमारा यहाँ आएगी बैलेंसिंग फिगर या यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट और या ग्रॉस लॉस, दोनों चीज में से एक चीज आएगी, दोनों चीज में से एक चीज आएगी, चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। गाइस प्रॉफिट मैंने कितना कमाया कैसे पता चलेगा? मैम सेल्स में से अगर तुम कॉस्ट माइनस कर दो तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। यस रिपीट, अगर मैं सेल्स में से, इधर देखो, अगर मैं कह रही हूं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, मैंने कितना कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? मैम जो आपने नेट सेल्स की है ना, जितनी भी सेल्स करी है उस सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, उस सेल्स में से क्या कर दो, कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, COGS। मैम अगर मैं सेल्स में से उसकी कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये दुपट्टे वाली बात कर रहे थे हम, ये दुपट्टे का कपड़ा खरीदा, इसको डाई करवाया, फिर मशीन में मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर उसके ऊपर लेबर लगाई, किराया भाड़ा लगा, इसको आने का जाने का, ये सारी कॉस्ट में इंक्लूड होगी ना, राइट? तो मैम COGS क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय COGS? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ से अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स इज वेरी आसान, ये जितनी कैश सेल्स हुई प्लस जितनी उधारी की क्रेडिट सेल्स हुई माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स आ गई। तो नेट सेल्स में तो कोई कुछ है ही नहीं डिफिकल्टी, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बट COGS कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैलकुलेट COGS? COGS that is opening stock plus purchases plus direct expense minus closing stock। COGS निकल आएगी इस गुड्स की ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स तो है ही, ले ही रही हूं ना मैं, यहाँ पर सेल्स तो है ही, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो COGS क्या आएगा? COGS क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस कौन सा परचेजेस? नेट परचेजेस प्लस नेट परचेजेस प्लस जो भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस है, कैरेज इनवर्ट्स है, फैक्ट्री फ्यूल है, कोई भी डायरेक्ट खर्चे हैं जितने भी हमारे इतने हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स नहीं आएगा बेटा सेल्स कैसे आ जाएगा? सेल्स को माइनस करके तो कॉस्ट थोड़ा निकालेगा। तो COGS ऐसे निकाल लो, पर COGS ऐसे निकाल लो कि कॉस्ट में से सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो। मैंने
कॉस्ट कितना पड़ा? मैंने कहा यार तुझे पता है मैंने 20 रुपए कमा लिए। अच्छा तूने माल कितने का बेचा? यार 100 रुपए का। तो तुम कॉस्ट बता दोगे ना कि सेल्स में से मैंने अगर प्रॉफिट माइनस कर दिया तो तेरे को 80 रुपए का पड़ा, तेरे को 80 रुपए का पड़ा। नहीं समझ आई? दोबारा, अगर मैंने कहा कि मैंने 20 रुपए कमाए हैं इसको बेच के, तूने कहा अच्छा 20 रुपए कमाए हैं, क्या मैंने 20 रुपए का बेचा है? 20 रुपए तो मैंने कमाए हैं। तूने बेचा कितने का? मैंने कहा मैंने 100 रुपए का बेचा। तो इसका मतलब तुझे कितने का आया था? तेरे को कितनी कॉस्ट की पड़ी? 80। ऐसे निकाल लिया 80। या फिर दूसरी जगह मैंने बताया नहीं उसे कि कितना मेरा प्रॉफिट है। मैंने कहा यार देख मैंने 40 रुपए का पेन खरीदा, 10 रुपए की इसके ऊपर कैरेज लगाई, 20 रुपए मेरा कॉस्टिंग आई उसको रखने का गोडाउन में, ये वो मैंने उसकी कॉस्टिंग बता दी, मैंने उसको सबको प्लस करा ना। अब मैंने कहा यार मेरे पास ना इतना माल पहले पड़ा था और इतना अब भी पड़ा है, तो इतना पड़ा था उसके अंदर मैंने सारे खर्चे करे, परचेज करके लाई थी मैं इसे 40 रुपए का, और उसके ऊपर जो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस करा वो, और माइनस जो अभी भी मेरे पास स्टॉक पड़ा है, तो उसको माइनस करके मेरा क्या आ जाता है? COGS। चाहे तो COGS ऐसे निकाल लूं या COGS इस वाले फॉर्मूले से निकाल लूं। COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एनीहाउ आई विल गेट COGS, राइट? अब ना जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर आई सपोज 3 और 4, अक्षर 4th, उसमें लिखा होता ग्रॉस प्रॉफिट है 33% ऑन कॉस्ट। तो इन्हीं सब फॉर्मूले से समझ आया? अब मैं 20% ऑन कॉस्ट कमा रही हूँ या 20% ऑन सेल्स कमा रही हूँ, इट हैव अ बिगर डिफरेंस, बहुत अंतर है। मैं भी वही काम कर रही हूँ, आर्यन भी वही काम कर रहा है। मैं कह रही हूँ मैंने इस वाले काम में 20% ऑन सेल्स कमाया है और वो कह रहा है मैंने 20% ऑन कॉस्ट कमाया है, तो हमारी कमाई सेम नहीं आएगी। मैं सेल्स का 20% कमा रही हूँ, वो कॉस्ट का 20% कमा रहा है, क्योंकि सेल्स हमारी अलग होती है और कॉस्ट हमारी अलग होती है। Is I clear with the trading account? Is I clear with the trading account? This gross profit is to be transferred to the PL. This gross profit is transferred to the PL. If I am not closing this account and I am going to continue this account will be continued as like this. Gross profit will be transferred here, and if in case gross loss will be there, then it will be transferred here. Gross profit brought down, carried down, sorry, and by gross profit brought down, कि मेरा इतना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में क्या आएंगे? सारे इनडायरेक्ट खर्चे। क्या आएंगे? इनडायरेक्ट खर्चे। लिखो, टू बैड डेट्स, टू डिस्काउंट अलाउड, टू बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड। अरे मेरे को क्वेश्चन था एक। हाँ जी बच्चा। ये क्या बोलते हैं, परचेसेस के नीचे लिखा है, आपने ड्राइंग और चैरिटी लिखा है। ड्राइंग है यार, ऐसा क्यों था कि हम ड्राइंग कैश में करें तो ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। सुन, अगर हम ड्राइंग कैश में करते हैं तो वो बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मान ले मैंने ड्राइंग करी उस गुड्स की जिसमें मैं डील करती हूँ, जिन गुड्स में मैं डील करती हूँ उसकी ड्राइंग करी। अरे मैंने दुपट्टे की ड्राइंग, मैं दुपट्टा वो कर रही हूँ ना, मैं दुपट्टा मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मैंने 10 दुपट्टे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो वो यहाँ माइनस हो गए। मान ले मैंने चैरिटी करी, तो मतलब ये यहाँ पर भी इफेक्ट करेगा। अगर मान ले मैंने चैरिटी करी, ये 10 दुपट्टे दान कर दिए, तो वो परचेजेस में से माइनस होंगे। मान ले मैंने इसमें और क्या होता है, डोनेशन करी, लॉस ऑफ आग लग गई, अभी आर्यन में लगवाई थी ना, मान लो स्टॉक में आग लग गई, तो वो परचेजेस घट जाएगी। पेज नंबर 18.15 TS गरेवाल 18.15 में देखो, परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड लेस ड्राइंग लेस सैंपल्स लेस डोनेशन लेस चैरिटी लेस स्टॉक लॉस ऑफ स्टॉक। सिर्फ इन दुपट्टे के बारे में, सिर्फ दुपट्टे के बारे में, यस
जो आपके लास्ट में लिखा है कि बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड वो पीएल में आएगा। हाँ ये पीएल करा है, नीचे वाला पीएल का है। करेक्ट, दिस इज पीएल, दिस इज पीएल। नाउ दिस ट्रेडिंग काउंट एंड्स, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे अपनी नॉन ऑपरेटिंग कमाई, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज क्या होते हैं? लाइव ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, अरे रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, कमीशन, miscellaneous income, commission received, rent received, bad debt recovered, discount received, ये सब क्या है? करेक्ट, डन। तो यहाँ पर बाय बैड डेट्स, ये जो आपने बताया ऊपर की ड्राइंग और चैरिटी ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। सॉरी हाँ, दोनों अभी जब तक एडजस्टमेंट्स करूँगा अभी स्टार्ट करें। बाय बैड डेट रिकवर्ड, भाई टेस्ट हो रहा है। हमारी सीरीज है। अंदर सीरियस कॉल है, चिल कर। ये भी तो बोल रहे हैं यार, मेरे को भी देखते रहते हो। bad debt recovered, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड यहाँ आया क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है। अगर मुझे डिस्काउंट मिला तो यहाँ, और बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम मतलब रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कुछ भी कोई भी छोटी मोटी कमाई रिसीव्ड हो गई, दैट इज पीएल के क्रेडिट साइड आएगी, पीएल के क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता था? डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gains। तो जो भी हमारे पास आ रहा है हमने क्रेडिट किया, जो हमारे पास गेन है, फायदा है, वो हम क्रेडिट कर रहे हैं। और ये सारा हमारा क्या है? क्या है ये सारा हमारा? एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंसेस। टू डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टू सैलरी, बैंक चार्ज, to advertisement, to bank charges, to to insurance premium। डिस्काउंट अलाउड, अच्छा इसके बारे में और एक लिखो, लिखो, हाँ पॉइंट बना रहे हो ना जहाँ पे हॉट पॉइंट्स, वहां पे लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ एक्सपेंस फॉर द प्रोप्राइटर, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ ड्रॉइंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो यहाँ नहीं आएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो यहाँ नहीं आएगा। याद करो वो दिन जब हमने चैप्टर 8 किया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पे करते थे तो हम एंट्री क्या करते थे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं डालेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा नहीं है, वो हम बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखाएंगे। वो हम किस में इफेक्ट दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। तो हॉट पॉइंट, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो एक्सपेंस है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो पीएल के डेबिट साइड आएगा। बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग, तो उसका इफेक्ट ड्रॉइंग उसमें आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल में से माइनस। डन? समझ आया? नाउ यहाँ पर हजारों टाइप के हमारे क्या है? एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से तुमने कितने सारे लिख लिए हैं, स्टिल और लिख सकते हो, एंड यू कैन गो थ्रू पेज नंबर 18.24 टीएस गरेवाल। सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लॉस बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, ये सारे खर्चे हैं। और इनकम साइड क्या है? अगर रेंट मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इनकम मिल रही है इन्वेस्टमेंट पे, अगर कमीशन मिल रहा है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है, अगर बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है,
या मिसलेनियस इनकम, that is our नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, राइट। और अब फिर हम इसको इन सारे एक्सपेंस, ये ग्रॉस प्रॉफिट उतरा था, इस ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी और ये सारे खर्चे करने के बाद इनको क्या करूंगी, बैलेंस। अगर यहां आता है तो यहां आता है टू नेट प्रॉफिट, क्या आता है, टू नेट प्रॉफिट, चाहे तो नेट प्रॉफिट आएगा या बाय नेट लॉस आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। डन। एंड दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, दिस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट मतलब कौन है, सोल ओनर है ना, सिंगल ओनर है, ये सारा प्रॉफिट किसका हक है, एक बंदे का, एक बंदे का है ना, क्या ये बटेगा, क्या पार्टनरशिप है, तो सारा प्रॉफिट किसका है, एक बंदे का। तो जब बैलेंस शीट में जो मेरी कैपिटल है उसके अंदर मैं नेट प्रॉफिट अपना ऐड कर दूंगी, समझ आया, 100% ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, नहीं, समझ आया 100%। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बुक, मूविंग टुवर्ड्स द बुक, बुक में अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, बुक में अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, LS1 2, LS1 2, सुन रहे हो, यस मैम, LS1 and 2 is your homework, ओके 6 and 7 is your homework, Plus 1 2 6 7। now illustration 8, illustration 8 निकालो, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। यस illustration 8 कर रहे हैं, illustration 8 TS गरेवाल 18.19 पेज, इलस 8, इलस 8 में ना वो कह रहा है यार मुझे ना COGS निकाल दो, COGS निकाल दो। अब COGS we have to calculate, उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेल्स दे रखे हैं, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, नेट परचेज दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये मतलब क्या है, द आंसर इज नो। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बताएगा मुझे अक्षर, अच्छा लिखा ही हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट खर्चा एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, पुटिंग कर दी, सेल्स दी हुई है, सेल्स मुझे नहीं चाहिए, सेल्स चाहिए इस क्वेश्चन में, नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं, ओपनिंग स्टॉक 16,000 प्लस 78 नेट परचेजेस, गाइस उसने ऑलरेडी नेट परचेजेस वर्ड दिया हुआ है और नीचे फिर रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, क्या नेट परचेजेस में से मैं परचेज रिटर्न माइनस कर दूं, वो ऑलरेडी वर्ड नेट परचेजेस बोल रहा है, परचेजेस नहीं बोल रहा, तो जो रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नेट परचेजेस 72,000 उन्होंने दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस 18 60 और क्लोजिंग स्टॉक 28,000, तो प्लस माइनस करके क्या आंसर आएगा, 78 कितना है, 78,600 78,600। अगर मेरे को COGS है, क्या मैं इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, द आंसर इज यस। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है याशिका, वो भी लिख दो, दिमाग तभी चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कितना कमाया, अरे दैट इज नेट सेल्स में से अगर मैं COGS निकाल दूंगी तो मुझे मिल जाएगा, और नेट सेल्स कितनी है, 1,20,000 माइनस 12,000 माइनस 78,600, क्योंकि उसमें नेट परचेजेस वर्ड था, क्या उस तरफ नेट सेल्स वर्ड है, सेल्स में से मुझे सेल्स रिटर्न माइनस करनी पड़ेगी, तो 1,20 में से 12 गए, 1,08,000, 1,08,000 में से 78 गए, 1,08,000 में से 78,600 गए, 29,400 समझ आया, समझ आया, पक्का। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर LS9 देखोगे, कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें तो निकालना ही नहीं था वो। मैं तो कही था नेक्स्ट करा। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट जब टोटल परचेज दे रखा है उन्होंने कि मैंने 8 लाख की परचेज करी, रिटर्न आउटवर्ड मैंने परचेज करा होगा तभी तो परचेज रिटर्न करूंगी, तो परचेज रिटर्न 20,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 है, यहाँ तक तो ठीक है। वो कह रहा है 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। 2/3 of the goods are sold for 6,10,000। क्या अगर 2/3 of the sales दी हुई है, क्या इससे मैं पूरी सेल्स नहीं निकाल सकती? अगर 2/3 of the sales दी हुई है 6,10,000, तो क्या मैं नहीं निकाल सकती? 6,10,000 6,10,000 दी हुई है ना, 9-15 हो गई पूरी सेल। हाँ 9-15 हो गई। नहीं, ऐसे कैसे 9-15 हो गई? 2/3 of the होगी ऐसी होगी। COGS निकाल सकते हैं हम? क्यों 8,40,000 क्यों COGS क्यों निकाल सकते हैं? COGS के लिए क्या क्या चाहिए? टोटल परचेज क्या क्या चाहिए? COGS का सारा टोटल परचेज कैलकुलेट करो। परचेजेस ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो COGS 840 है, और 2/3 ऑफ द वो कह रहे हैं 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर दिस, 2/3 मैंने कितना करा हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल सकता। हाँ पहले क्वेश्चन में नेट परचेज 72,000 दे रखा है, फिर रिटर्न आउटवर्ड क्या पहले क्वेश्चन में नेट परचेजेस 72,000 दे रखा है, फिर रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, तो माइनस रिटर्न आउटवर्ड क्यों करूं? क्योंकि ऑलरेडी उसने वर्ड नेट लिखा हुआ है। नेट इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, जो अभी हमने करा है, इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी कटा हुआ। ऑलरेडी माइनस है करके नाइट परचेजेस दिया हुआ है। नाउ टेक आउट बैक एक्सरसाइज एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। जिसने क्वेश्चन 6 कर रखा है तो वो क्वेश्चन 7 करेगा, और जिस महान हस्ती ने नहीं कर रखा क्वेश्चन 6 वो क्वेश्चन 6 करेगा और क्वेश्चन 7 करेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। पहले तो 2 ही मिनट का क्वेश्चन है, स्टिल 4 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। बनाया? अब मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बस यार ये अकाउंट Done? प्लीज अब छोड़ दो। आप जिसको वोट दोगे उसको वोट करूंगा प्लीज। क्या बात होती है? उससे अलग होगा मेरा। गाइस जल्दी। ओपनिंग स्टॉक दी हुई है 40,000, परचेजेस दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? वो ओरली कर लेते हैं ना क्वेश्चन। ओए ओए परचेज रिटर्न ओवरली कर ले रहे हैं। गाइस इसमें देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 दी हुई है दिशा। क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 दी हुई है और नीचे मार्केट वैल्यू भी दी हुई है 1,20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या लूं? कोई भी जो कम हो तो क्या आएगा? 120 120। चलो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, फिर दिया हुआ है परचेजेस। कर कौन सा जवाब? परचेजेस अरे 6 4 लाख माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है? 80,000। दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न नहीं। हाँ हाँ मतलब परचेज में से माइनस करना। डन। तो 3,20,000। सेल्स दिया हुआ है 380, तो यहां आ जाएगा बाय सेल्स 3,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न दैट इज 20,000। तो मेरा आ गया 3,60,000। कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है 2 कैरेज इनवर्ट 20,000। देखो अब इसमें लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी, तो सबसे पहले वर्ड क्या है? वेजेस। तो यानी यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी आएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस होगा तो पीएल में आता। ठीक है, तो 2 वेजेस एंड सैलरीज 50,000।
क्लोजिंग स्टॉक दो रेट दे रखे हैं, एक 20 और एक 30, तो हमारा आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, 3 लाख, 4 लाख, 480, 480 आ रहा है, 480 आ रहा है। यस मैम। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50,000 बता दो मैम। हो गया। पक्का ये कर लिया कैलकुलेशन, 50 आ रहा है, डन। अब आ जाओ सातवां। हो गया सातवां इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो चुका। अब सातवें में ना Adjusted इन्होंने purchase है। करेक्ट ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, और एडजस्टेड परचेज क्या होता है जो वो लिखा था COGS वगैरह, उसी में एक पॉइंट बनाओ, उसी में एक पॉइंट बनाओ। ओपनिंग और परचेज वगैरह सब उसी में चला। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड परचेजेस? एडजस्टेड परचेज होता है Opening stock plus Opening original stock purchase minus plus closing stock. प्लस क्लोजिंग परचेज माइनस Closing stock. Closing. Net purchase वैसे। स्टॉक। अगर ये तीनों का उन्होंने एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो ना ही तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 2 एडजस्टेड परचेजेस आंसर। अच्छा adjusted क्योंकि एडजस्ट परचेजेस का मतलब ही क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 7 है 74,800 मैम। क्यों? 74,400 400 कम कर। अच्छा व्हाट इफ क्वेश्चन में COGS दे दे? COGS हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे, प्रैक्टिकल है ये आ सकता हाँ है। एक तो बात क्या होगी। क्या अगर COGS दे दो तो सेल्स भी नहीं आएगी भाई, कुछ भी नहीं आएगा COGS, और यहाँ पर दे दो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस मतलब सेल्स आएगी, COGS यहाँ आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस सेल्स। बाकी कुछ नहीं आएगा क्या क्योंकि COGS क्या होता है? वेजेस भी नहीं आएगा। कुछ अच्छा भी ठीक है COGS में तो वेजेस इंक्लूड हो गए ना। COGS का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ये सारे खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सिर्फ COGS इस साइड आएगा और सेल्स इस साइड आएगा, तो दोनों का तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस लॉस आ जाएगा। इसमें एडजस्टेड परचेजेस दिए हुए थे तो सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस आया। एडजस्टेड परचेजेस कितना दिया हुआ है? 6 लाख 60,000। सेल्स दी हुई है, सेल्स यहाँ लिख दी 744 ये फॉर्मूला 44 क्लोजिंग स्टॉक आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो रखा है। डन। फिर फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड आएगा? यस। 3,000। वेजेस भी आएगा। फिर वेजेस भी आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 74,400। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, वो पीएल में चला गया, तो इसका आ गया टोटल 7,44,000, 7,44,000, 666 6,69,600 आ रहा है। Yes, ma'am. तो इसका फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 74,400 तो ग्रॉस प्रॉफिट 74,400। समझ आया? एडजस्टेड परचेजेस में हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट है, इसलिए ना यहाँ ओपनिंग स्टॉक आया और ना यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आया। समहाउ अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और तुम्हें COGS और सेल्स दे रखी है एंड यू हैव टू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालो, तो ट्रेडिंग और सारी चीजें भी दे रखी है तुम्हें, मान लो सब चीजें दे रखी हैं, तो तुम्हें COGS यहाँ लिखना है, सेल्स यहाँ लिखनी है और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाएगा।
क्योंकि COGS का मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस सारे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑलरेडी वो एडजस्ट करके COGS दे रखा है ना, तो यू विल गेट सेल्स हियर, COGS हियर एंड यू कैन मेक द ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने यही बोले थे ना 6 साल नहीं, we will do P&L account as well। कर दो प्लीज। सिर दर्द हो रही है अपनी आगे को समझ। सिर दर्द तो होती देखो, है।